बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गरम है। और मुद्दा गरम है में आप जैसे जानते हैं 77वां गणतंत्र दिवस जो है देश धूमधाम के साथ मना रहा है। सुबह से ही जो है आप टेलीविजन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से वो झांकियां कर्तव्य पथ पर निकाली गई। और इन सब के बीच में आपको बताएं, शौर्य आपको ऑपरेशन सिंदूर का दिखाई दिया, गर्जना आपको ब्रह्मोस्त्र की दिखाई दी, गर्जना आपको राफेल की सुनाई दी, वो सब कुछ आपने सुना। लेकिन इन सब के बीच में एक पार्टी है जो लगातार सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है। यही है हमारा आज का मुद्दा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो वही हमारे साथ जुड़ रही है जनता। यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुरुआत हो जाए, तालियां हो जाए। और आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता राशिद अल्वी, उनकी तरफ से सेना के शौर्य को लेकर के एक ऐसा बयान आया जो विवादों में है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो महज कुछ एका दुक्का जो इमारतें थी उसको गिराने के लिए किया गया। इसके पहले भी आपने कई सारे ऐसे बयान सुने, राहुल गांधी के मुख से आपने सुने, तो वहीं अजय राय की तरफ से भी आपने सुना जब आपने देखा कि राफेल पर नींबू मिर्ची को लटकाया गया था। तो ऐसे जब बयान आते हैं तो प्रतिक्रियाएं और पलटवार का दौर भी चलता है। पलटवार भी यहां पर किया गया कि राशिद अल्वी का बयान बिल्कुल बेतुका है, विवादित है, गलत है, सेना के शौर्य का अपमान है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान हाजिर नाजिम जी है, पीस पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मुन्ना हबीब जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वही हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खास दो और मेहमान जो है भी कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, तो इसमें एक कवि और उनकी कविता जो है उसका भी रंग हम जो है आज भरेंगे। लेकिन आपको ये सबसे पहले शुरुआत करते हुए मुन्ना हबीब जी, ऐसा नहीं लगता है कि राशिद अल्वी जैसे नेता जब बयान देते हैं तो कुछ सोचते नहीं है और डेंट लगा देते हैं? सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का मतलब क्या है? नहीं, सेना के शौर्य पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। और जहाँ तक मैं बात करूँ राशिद अल्वी जी की, तो राशिद अल्वी जी ने कोई गलत नहीं कहा, सेना के ऊपर उसने टीका टिप्पणी नहीं की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब हमारी सेना कह रही थी कि हम सक्षम है लाहौर पे, इस्लामाबाद पे, कराची पे, क्वेटा पे हम अपना हिंदुस्तान का झंडा फहरा सकते थे, लेकिन केंद्र के द्वारा हमें रोका गया। इस सवाल का जवाब आज तक न मीडिया पूछ रहा है, न देश की कोई जनता पूछ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जब बार बार देश के जनता को ये बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि सेना हमारी अब इस्लामाबाद पे जा चुकी है, सेना हमारी कराची पे जा चुकी है, सेना हमारी क्वेटा पे जा चुकी है, तो ऐसा क्या हुआ जो युद्ध विराम की घोषणा की गई? आज देश की जनता, आपको नहीं लग रहा है कि हमने 2047 का एक लक्ष्य रखा है विश्व गुरु बनने का लक्ष्य रखा है कि हम जो है वो पहले दूसरे पायदान पर इकोनॉमी में हम पहुंच सके, तीसरे पे हमें पहुंचना है, उसके लिए 37 का वक्त एक रखा है। तो लग नहीं रहा अगर युद्ध की आग में हम अपने देश को झोंक देंगे तो शायद हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। नहीं, तो ये दो बातें हो गई किरण जी। पहली बात तो आप कह रहे हो कि मैंने लक्ष्य रखा था। 2013 के चुनाव के प्रचार में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मित्रों, कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें सिर्फ 60 महीने दे दो। उस टाइम तो सिर्फ 5 वर्ष की बात हो रही थी। जब 2019 का चुनाव हुआ फिर 2024 की बात होने लगी, 2024 का जब चुनाव हुआ तो अब 2047 की बात होने लगी। हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि देश के प्रधानमंत्री का टारगेट कितने सालों का है, कितने वर्षों का है। जो देश के साथ जो वादा किया गया, क्या एक भी वादा पूरा हुआ? अच्छा, वो वादा अगर नहीं भी पूरा हो रहा है या वक्त उसमें लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि राशिद अल्वी जी को ये बयान देना चाहिए था। ये बयान मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक और पाकिस्तान के लिए अगर हम कहें तो एक परोसा हुआ एक ऐसी थाली है जो व्यंजनों से भरी है। धन्यवाद। पहले तो किरण जी आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और देश के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नहीं चाहिए पदयशी गरिमा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, और तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। आज मेरे दिल से यही बात निकल रही है। लेकिन अभी आपके माध्यम से राशिद अल्वी जी को एक बार दोबारा याद दिला देना चाहता हूं कि भारतीय सेना ने कहां-कहां ब्रह्मोस मिसाइल मारकर आतंकी कैंपों को तबाह किया, और 1947 से आज तक कभी भारतीय सेना ने इतने अंदर घुस के हमला नहीं किया। वो बता देता हूं मैं कहां-कहां। पहले तो पीओके में मारा,
मुजफ्फराबाद में मारा, कोटली मारा, रावलकोट मारा, बहावलपुर मारा, मुदीर के मारा, लॉन्चिंग पैड्स जो एलओसी पे बने हुए थे उनको ठोक दिया, साथ में जो टेरर कैंप बने हुए थे पीओके में उनको खत्म कर दिया, बिम्बर मारा, नीलम वैली में ठोका, लीपा वैली में ठोका, चिकोटी में ठोका, केल में मारा और सियालकोट, गुजरावाला, झेलम और चकवाल, पेशावर, यहां तक हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें जो हैं वो घुसकर पाकिस्तान के अंदर तक तहलका मचा के आई और इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। कारण क्या है? जब पाकिस्तान के मंत्री ये बोले कि राहुल गांधी अच्छा प्रधानमंत्री है, अगर उसकी सरकार बनती है तो हम दोनों देशों के बीच में जो है वो सौहार्द बनेगा। जब ये सत्ता में थे तो पाकिस्तान को, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा इन लोगों ने दे रखा था। मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा पता है क्या होता है? कि पाकिस्तान भारत में मुक्त व्यापार करेगा, पाकिस्तान की कोई भी चीज आएगी भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी, कोई कस्टम नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई टैक्स ना देके पाकिस्तान के लोग यहाँ आएंगे, व्यापार करेंगे, ले जाएंगे और उसी पैसे से हमारे सैनिकों पे गोली चलाएंगे। ये लोग तो तब भी इनके मुंह में दही जमा रहा था जब 26/11 में भारत की जमीन पर पाकिस्तानी आतंकवादी आए और सैकड़ों लोगों को मारा और ये लोग मुंह में दही जमा के बैठे रहे। बिल्कुल 26/11 में तो कुछ किया नहीं, अब जब कुछ हुआ तो उस पर क्यों सवाल क्यों? किसने कहा कि 26/11 में कांग्रेस ने नहीं किया? कितने मच्छर 26/11 में, अरे कितने मच्छर मारो, इस तरीके की डिबेट होगी। इनके समय में हमने नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन तो ले। 26/11 में आतंकवादी हमले हुए, सवाल ये है कि उस आतंकवादी को पकड़ा गया, बाकी आतंकवादी को मारा गया और 20 पटल पे हमने पाकिस्तान को नंगा किया कि तुम्हारे यहाँ से आतंकवादी हुए। लेकिन ये बताए कि सत्यपाल मलिक का स्वर्गवास हो गया, उनके सवालों का जवाब बीजेपी आज तक नहीं दे पाई। 26/11 में ना तो अमेरिकन मरा, ना ब्रिटेन का मरा, ना यूरोप का मरा, जो मरा वो हिंदुस्तान का मरा। और हमारी सेनाओं का जो जिम्मेदारी थी कि हमारे यहाँ पर यदि कोई आतंकवादी आया, हम पे हमला हुआ है, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। लेकिन तब ये मुंह में दही जमा के बैठे रहे। आज हमारे देश में घुसकर जब किसी ने कोई दुस्साहस किया तो हमने घर में घुस के मारा। ये है नया भारत। सुनिए, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। ये नेहरू का नहीं, ये नरेंद्र का भारत है। ये घर में घुस के मारना जानता है, ब्रह्मोस से ठोकना जानता है। एक बात और इनसे पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जब आपकी सरकार थी, कश्मीर में भारतीय सेना को पत्थरों से पीटा जाता था, पत्थर मारे जाते थे, हमारे सैनिक हाथ बांध के खड़े रहते थे। आज किसी की मजाल है, एक पत्थर चलाएगा, 10 गोलियां ठोक देंगे। चलिए आऊंगे मुन्ना हबीब जी आऊंगे। हमारे साथ खास मेहमान और भी जुड़ जाए, शशि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका भी स्वागत हो जाए। तो ये तड़का लगाएंगे सरकाज़म की जो भी कविताएं हैं उससे हम आएंगे शशि जी आपके पास में। लेकिन हाजी नाजिम जी ये बताइए, इस तरह के बयान की क्या जरूरत है आज के वक्त में देश में? किरण जी देखिए, जय हिंद जय भारत। और देखिए दूसरी बात ये पहलगांव की घटना को लेकर, क्योंकि मैंने पहलगांव की घटना का जिक्र इसलिए करा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात आ रही थी। पहलगांव की घटना में हमारे 26 भारतीय भाइयों की हत्या हुई थी और करने वाले कौन थे? पाकिस्तान के आतंकी आए थे, इंसान की शक्ल में हैवान थे। लेकिन वहीं पर इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मेरे मुसलमान थे। ये बता दीजिए, मेरे मुसलमान भाइयों ने उन हिंदू भाइयों के साथ खड़े हो गए और कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े। लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पे हो रही है, हमें अपने देश की सेना पे फक्र है, पीस पार्टी को फक्र अपने देश की सेना पे। कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। तो राशिद अल्वी के बयान का खंडन करते हैं, फिर कर दीजिए मुन्ना हबीब जी के सामने। हाँ, देखिए, अगर सुन लीजिए, मेरी सेना पे अगर कोई भी पार्टी उंगली उठाए, चाहे कांग्रेस हो या उसकी कोई पार्टी हो, मैं मजम्मत करता हूँ ऐसी पार्टियों की, क्योंकि मेरे लिए मेरे देश की सेना सर्वोपरि है। पीस पार्टी के लिए सेना सर्वोपरि है। और रही बात यह मुल्क के अंदर की जिस तरीके की बात होती है, भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी जो 26 बहनें हैं उनको इंसाफ मिला, हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन वो आखिर आतंकी भारत के अंदर आए कैसे? हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में और सीमाएं सुरक्षित हाथों में, और जबकि हम अपनी देश की सेना का सम्मान। ठीक है, जवाब दी, खंडन किया है? नहीं, बिल्कुल। सेना प्रमुख ने खुद कहा है कि सरकार के द्वारा हमारे हाथ बंधे थे, वरना ऑपरेशन सिंदूर में, झूठ मत फैलाइए आप, ऑपरेशन सिंदूर में हम कामयाब होते और पाकिस्तान को हम 4 टुकड़े करते। सवाल रहा सेना के सोच। बयान कब आया?
नहीं, बयान ऑपरेशन उसके बाद तो मैंने आर्मी चीफ का बयान देखा, वहां पर काफी सारे जो जितने भी तीनों फोर्सेस के थे आर्मी चीफ वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी बयान दिया कि किस तरह से हमने वहां पर सब कुछ ध्वस्त किया। ये बयान कब आया? ये मैं सुन ये बयान विदेशों में जाकर के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा विदेशों में आर्मी चीफ ने दिया, ऐसा तो नहीं राहुल गांधी ने दे दिया विदेश में? सवाल नहीं है, राहुल गांधी ने नहीं, आर्मी चीफ ने बयान दिया कि हमारे हाथ बंधे थे, वरना वहाँ पे हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकते थे। कब दिया? मुझे तो राहुल गांधी याद आते हैं, हमारी मुझे बात तो राहुल गांधी याद आते हमारी हैं। बात आपको और जितने भी बीजेपी के लोग हैं सबको राहुल गांधी याद आते हैं। एक बात तो राहुल गांधी देते ही हैं खुले मन से, जो है वो भारत के लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी, भारत की सेना, इन सबको ले जाकर के वहां पर बयान देते हैं। नहीं, किसी को बयान नहीं देते। सवाल ये है कि सेना के सोर्स पे आज तक कोई सवाल खड़ा नहीं किया। दूसरी बात, अजय राय राफेल पे नींबू मिर्ची लटकाते, वो क्या था? राहुल गांधी पूछते कितने राफेल, कितने ब्रह्मोस हमारे मार गिराए गए, वो बताइए क्या था? हमारे सेना को कितना नुकसान पहुंचा, वो बताइए क्या था? अब देखिए आर्मी चीफ ने क्या कहा था, युद्ध होगा, नुकसान होगा। क्या इसका कोई जरूरी है कि आंकड़ा पेश किया जाए? उन्होंने ये भी कहा कि कई बार तो खुलासे बहुत दिनों के बाद और बहुत सालों के बाद होते हैं और होने कभी कभी नहीं भी चाहिए। मैं आपके पास आ रही हूँ सूर्या जी। हाँ, सवाल ये नहीं है, सवाल इन्होंने कहा कि सेना के सोर्स पे सवाल उठाते। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 65 के युद्ध हुए, 62 के युद्ध हुए, 71 के युद्ध हुए जिसमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए, कभी कांग्रेस पार्टी ने सेना के ऊपर वोट मांगने का काम नहीं किया। ये बेशर्म लोग बताए कि सेना के ऊपर जो वोट मांगने का काम किया कि मित्रों हमने गलवान का बदला लिया है, क्या मेरा फर्ज बनता है कि नहीं वोट आप दोगे नहीं दोगे? सेना पे वोट मांगते। आ रही हूँ आपके पास, आप जवाब दे दीजिए इसका बस जल्दी से, फिर मैं सूर्य जी इनसे पूछना चाहता हूँ, जब पत्थर भारतीय सेना खाती थी कश्मीर के अंदर, सेना पे पत्थर जब खाती थी सेना, तब इन्होंने इनसे पूछिए क्यों भारतीय सेना को पत्थर दिलवाते थे। और रह गई बात जहां तक सेना के ऊपर बात करने की, तो सेना को मजबूत करने का काम केंद्र ने किया, सेना को आत्मनिर्भर बनाने का काम सेना ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। सूर्य प्रकाश जी आप बताइएगा, इस तरह के बयानों की क्या जरूरत है? ये मुन्ना हबीब जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब हमने लड़ाइयां लड़ी 62, 71 सब, हमने सेना के शौर्य पर जो है सवाल नहीं उठाए, लेकिन अब के वक्त में फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या जरूरत है इसकी? अभी भी सवाल सेना के ऊपर नहीं है। सवाल है कि अगर हम पार्टी, अगर आज की तारीख में मोदी सत्ता में है और अगर कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं, वो विपक्ष के साथ साथ देश के नागरिक भी हैं और देश के नागरिकों को पूछने का अधिकार पूरा है सत्ता से कि इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। अब जिस सेना की आप बात करते हैं, सेना फ्री हैंड नहीं है, सेना कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, वो अंडर में आती है सरकार के। अगर वो कुछ भी करती है तो उसकी जवाबदेही सरकार की प्रति होती है। अभी आपने कहा 2047 की बात आपने करी, तो 47 पहले ये तय कीजिए हमें युद्ध करना है या हमें विकास करना है। अगर 1947 में आप बात लग जाते हो, आप 1962 की बात करते हो, तो 1962 में जब उस टाइम हमारे देश के हालात कैसे थे? सेना पे ध्यान दें या देश टूटा हुआ मिला हमें उस पर ध्यान दें। हम ये कहते हैं कि हमारी सेना उस टाइम कमजोर थी। 62 में टूटा वो तो बहुत समय हो गया सर, 1947 से और ये 62 बहुत लंबा वक्त बीत गया ना। कोई लंबा वक्त नहीं है, आप उसका एनआरसी निकाली, पूरा एनआरसी निकाली उस टाइम पे। लंबा वक्त कैसे नहीं था? 47 से अगर आप 60 तक रख लेंगे, आपके पास कम से कम 20 से 25 साल। उसके बाद पैसा ही नहीं था उस टाइम पे। अभी ध्यान दिया उस टाइम लोगों ने, उस टाइम ध्यान दिया प्रोग्रेस पे, जो आज हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे अभी आपने बात करी 20 साल बाद की बात कर रहे हैं आप, 2047 की, वर्तमान की बात नहीं कर रहे ना। या तो हम बात करें 1990 की बात कर रहे हैं, 71 की बात कर रहे हैं। वर्तमान बयान जो राशिद अल्वी ने दिया है, पूछा है, वो उनका अधिकारी बनता है। नहीं, उन्होंने तो ये कह दिया है कि छिटपुट इमारतें गिराने के लिए सेना ऑपरेशन सिंदूर हुआ। देखिए सच तो ये छुटपुट इमारतें गिरी है, सच तो यही है। क्योंकि अगर वाकई में युद्ध होना था तो इतना बढ़िया मौका था हमारे पास, कम से कम 4-5 दिनों में। तो सवाल तो फिर सेना पे ही खड़ा हुआ है, क्योंकि सेना आर्मी चीफ आए, उन्होंने कुल मिलाकर के 9 ऐसे टारगेट दिखाए कि उन्होंने ध्वस्त किया। फिर ये सवाल किस पे खड़ा हो रहा है? फिर ये सवाल किस पे खड़ा हो रहा है? नहीं, मुझे ये बताइए, फिर ये सवाल किस पे खड़ा हो रहा है? पहले ये बताइए कि हमारे देश में जो प्रवक्ता है वो आपके रक्षा मंत्री मेन है या जो आर्मी चीफ मेन है? पहला में इस बात का जवाब दीजिए कि जवाब कौन देगा जनता को? वोट कौन लेता है, सेना या रक्षा मंत्री? अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि रक्षा मंत्री आए बाद में, अगर उन्होंने सेना को और सेना प्रमुख को वो मौका दिया तो ये अपने आप में बड़ी बात है?
ये मौका नहीं है जिसे हम मौका कह रहे हैं ना। कुरैशी आई जो महिलाओं के लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो उनके लिए हुआ, उनके सिंदूर से रिलेट करके कुरैशी आई, व्यूमी आई। मैं आ रही हूँ हाजी नाजिम जी आपके पास, आ रही हूँ आपके पास। मुझे ये बता दिए, तो ये एक मौका नहीं दिया जा रहा है कि आप जनता से खुद मुखातिब हो, खुद बताए वहां पर कि आपने क्या किया और कैसे ध्वस्त किया। ये मौका नहीं है, ये पीठ के बीच छिपने की साजिश है। अच्छा। क्योंकि अगर आप सेना को प्रेजेंट करेंगे तो जनता जवाब मांगेगी नहीं उनसे, क्योंकि सेना है हमारी। जवाब किससे मांगेगी? राजनाथ सिंह से। अच्छा, ये पीठ के पीछे, इसका जवाब दे दीजिए। मैं आ रही हूँ हाजी नाजिम जी आपके पास। स्पष्ट करना चाहता हूँ, इतनी सारी बातें कर रहे हैं। भारतीय सेना को पहली बार फ्री हैंड दिया गया, आप खुद डिसाइड कीजिए जो टारगेट है, उनको टारगेट को आप डिसाइड कीजिए, उनको आप ठोकिए, और वही काम सेना ने किया। तीनों क्या ये फ्री हैंड ऑन पेपर है? क्या ये फ्री हैंड ऑन पेपर है? बोल देना फ्री हैंड नहीं होता, फ्री हैंड होता ऑन पेपर। कि संविधान में नोटिस पास कर दिया कि हाँ अब सेना फ्री है, आज के बाद सरकार का अधिकार नहीं है उसके ऊपर। उसी पे आ रहा था। और मैं आपको बताऊं, तीनों सेना अध्यक्षों ने बोला, उसके अलावा जो जीओसी से उन्होंने बोला, और जिन्होंने लीड किया उन्होंने बोला, स्पष्ट किया। भारतीय सेना की जो आधिकारिक कमांड्स थे उन्होंने आके रिपोर्टिंग की, और हर बार हर रोज प्रेस वार्ता करके बता रहे थे कि हमने कौन कौन से क्षेत्रों को ठोका। लेकिन मैं इनसे पूछ रहा था, 1971 की इन्होंने बात की, मैं नहीं बात करना चाहता था। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनको सरेंडर कराया भारतीय सेना ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण था उन 90,000 पाकिस्तानियों को भारत से वापस भेज देने का? क्यों नहीं उनसे सड़कें बनवाई गई? और एक और बात आपको बताऊं, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। उन 90,000 को छोड़ दिया, लेकिन 54 भारतीय सैनिक पाकिस्तान की जेलों में सड़ते रहे, उनको वापस नहीं लिया। इससे बड़ी कूटनीतिक हार पूरे विश्व में किसी सरकार की नहीं हो सकती। क्या कारण था इंदिरा गांधी इतनी डरी हुई थी? किसका फोन आया था? किसने सरेंडर करवाया था कि 90,000 वो पाकिस्तानी सैनिक वापस भेज दिए गए? ठीक है, इसका जवाब मुन्ना अभी जी लूंगी। आप क्या आऊंगी आप लोगों के पास में, थोड़ा सा तड़का हो जाए यहाँ पर। और एक तो ये राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भी है, लेकिन सबसे अच्छी इनकी बात है कि जिस तरह से ये सटायर और सरकाज़म वाला पोएट और कविता सुनाती है, इससे लोग भी जो है कहीं ना कहीं गदगद हो जाते। क्या सुनाएंगे आज? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आदरणीय कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल सकते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहना चाहूँगी कि आज के दौर में जितनी समस्याएं हैं, शायद उन समस्याओं से बहुत ज्यादा जो हिस्सा है ना, वो राजनीतिक जो दौर है वहां पर से उठ के आता है। वो समस्याएं जो हैं, अगर वहां पे समस्याएं थोड़ी खत्म हो जाए ना, तो आम जनजीवन की समस्याएं थोड़ी सी कम हो जाएं। और यहाँ पे सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उन समस्याओं को कम करें। मैं 4 पंक्तियों से कहना चाहती हूँ कि देश में सैनिक शहीद होते हैं, कुछ काम करते हैं, आप उन पे सवालिया निशान लगाते हैं। मैं कहती हूँ सरकार का विरोध करिए, खूब करिए। मुन्ना जी आपके लिए, जहाँ पे सेना कुछ करती है, सूर्य जी के लिए भी है, जहाँ पर सेना कुछ करती है, तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, जितने भी नेता पक्ष यहाँ पे खड़े हुए हैं, सबसे विनती है कि वहाँ पे आप आंख बंद करके उनका समर्थन करिए। क्योंकि जब सेना के लोग आकर के बोलते हैं कि हमने ये काम किया है, तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, वहाँ पे कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि अब लाशों पर गिद्ध मंडराने आए हैं, अब लाशों पर गिद्ध मंडराने आए हैं, सियासतदार झंडे लहराने आए हैं। अब लाशों पर गिद्ध मंडराने आए हैं, सियासतदार झंडे लहराने आए हैं। दुख उनका जानो जिन घरों के दीप बुझे हैं, दुख उनका जानो जिन घरों के दीप बुझे हैं, दोगले फिर काले साए गहराने आए हैं। तो आप उन शहीदों का दुख नहीं समझते। क्या बात है, देखिए क्या बात। धन्यवाद। उन शहीदों का दुख नहीं समझते, उन परिवारों का दुख नहीं समझते आप। हम सब के लिए तो शहीद सैनिक जो होते हैं वो एक आंकड़ा होते हैं, लेकिन जिनके घर का वो बच्चा गया होता है, बेटा गया होता है, पति गया होता है, भाई गया होता है, उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। और कहती हूँ कि सेना हमारी अपने आप में पूरी है, संपूर्ण है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। बस सेना को बस एक इशारा चाहिए, और इशारे पे हम देख रहे हैं कि वो क्या क्या काम करके आए। हमने 2 बार देखा कि पाकिस्तान में घुस करके वो ठिकाने लगा के आए आतंकियों को। लेकिन कांग्रेस तो मान ही नहीं रही है।
मैं वही बात कर रही हूँ, तो आप इधर भी बोल रहे हैं, उधर भी बोल रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? तो एक अपनी लाइन क्लियर कर दीजिए। मैं कहती हूँ एक एक भारतवासी जिहादियों पर भारी है। सेना तो सेना, हमारी आम जनता भी ऐसी है कि एक एक भारतवासी जिहादियों पर भारी है, सीने में है आग लगी, आंखें खारी खारी हैं, चुन चुन कर अब तुम निपटाए जाओगे, जवानों ने सारी गोलियां अब तुम पर वारी हैं। आपके लिए साफ संदेश था शशि जी की तरफ से कि मतलब आप एक लाइन तो सेट करिए। आप सेना के शौर्य की भी बात करते हैं, आप सवाल भी उन्हीं पे खड़ा करते हैं। आपको नहीं पता है कि सेना जब उसमें जो किसी के पति हैं, भाई हैं, वो जब गोलियां खाते हैं, उस घर का एक चिराग बुझता है, वो दर्द क्या होता है। कांग्रेस पार्टी को सेना का दर्द पता है और सेना के साथ ही हमेशा से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है जब तक देश में चला है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब सेना की डेथ बॉडी उसके घर तक नहीं पहुंचाने की बात हुई, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुकर्म करने का काम क्यों किया? जब विपक्ष ने आवाज जब उठाई, विपक्ष की आवाज के तले दब करके फिर इन्होंने उनकी डेथ बॉडी भेजने की काम की। दूसरी बात ये कह रहे हैं बार बार 71 की बात। मैं आपको बता दूं कि ये जो कह रहे थे क्या है कि आप अगर कोर्ट में केस लड़ोगे ना तो आप वकील बदलोगे, साहब जज बदल देते हैं, छोटा भाई जज बदल देते हैं और बड़ा भाई तो जज को वहीं पहुंचा देते हैं जहां पहुंचाना हो, चाहे वार्ड के टाइम हो या छत पे हो, ये पता ही नहीं लगता। इसलिए कि सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। आज झूठ लिखी जा रही है इनके द्वारा। मुझे ये लगता है आप अपने घर में घर के लोगों की बात कम मान करके पड़ोसी की बात ज्यादा मानते होंगे। अगर वो 36 बार कह दे तो आप तैयार हो जाएंगे। देखिए हाँ। हबीब जी लगातार ट्रम्प साहब की बात कर रहे हैं, उनको उनके देश में कोई सीरियस नहीं लेता। कभी कहते हैं हमने रुकवाया, कभी कहते हैं नहीं रुकवाया। अब वो ग्रीनलैंड कब्जा करने के चक्कर में हो गए, पूरे यूरोप को अपना दुश्मन बना रहे हैं। कभी कहते हैं 100% लगाऊंगा, कभी कहते हैं 500%। करते थे, नमस्ते में नहीं बोला, सुन लीजिए ना। अरे नेशनल बातों का एहसास नहीं है, आज उसके बाद का अहमियत नहीं है। इतने नहीं, कल होकर के आप गलवैया खेलते थे, झूले झूलते थे और नमस्ते ट्रम्प करते थे। कोरोना काल में 1.25 लाख लोगों को बुलाया गया, 15,000 हमारे जवानों की मौत हो, वहाँ पे हमारे नागरिकों की मौत हो गई। तब तो आपको उसके ये लगा कि जो है वो ट्रम्प है। आज ट्रम्प के बातों का विश्वास नहीं है, चित भी इसकी पट भी इसकी, जनता को बेवकूफ समझ रखा है कि ट्रम्प के बातों का विश्वास नहीं है। अगर ट्रम्प के बातों का विश्वास है, आपके जवाब दे दीजिए। धन्यवाद। पहली चीज, ट्रम्प को पूरे विश्व में आप कोई भी ना सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कभी 500% टैरिफ की बात करते हैं, कभी 100%, कभी 50%, कभी जुबान पे नहीं टिकते हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरा इनसे है, बैरक ओबामा जिस समय भारत पे हमला किया था पाकिस्तान ने 26/11 में, उसके बाद फिर बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, वही मैं पूछ रहा हूँ, मुझे ये जरा बता दें, मुझे ये बता दें, बैरक ओबामा ने अपनी आत्मकथा लिखी द प्रॉमिस लैंड, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जब मैं मनमोहन सिंह जी से मिला और उनसे मैंने पूछा कि 26/11 में जब आपके नागरिकों की पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत में घुस के हत्या की, तो क्या कारण रहा कि आपने हमला नहीं किया? किस कारण से आपने हमला नहीं किया? तो सुनिएगा, ये प्रॉमिस लैंड में लिखा है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, ये कोई हवाई वाली बात नहीं है, लिखित है कि बैरक ओबामा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने बोला कि यदि मैं पाकिस्तान पे हमला करने के लिए अपनी सेना को बोल देता तो भारत में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाता, वहां पर पोलराइजेशन हो जाता। ये लोग हमारे नागरिकों की हत्या के बाद उसमें राजनीति ढूंढते हैं। शिवराज पाटिल उस समय गृह मंत्री थे, कितने कपड़े उन्होंने चेंज किए, सबको पता है, इस्तीफा दिया। ये कांग्रेस के ये लोग 71 में हमने पाकिस्तान को पीओके को मिला लेते, पीओके को मिला लेते, मतलब ये सवाल नहीं, इनसे भी आपसे भी 71 का आप जिक्र करें ना, पीओके मिला लेते। पीए को मिला लेते, 12 साल से सरकार है, इससे आपने पूछा। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पे तो सवाल आप उठा ही रहे ना। 71 पे मैं बात कर रही हूँ, मैं तो 71 पे। हाँ, पूछिए 1971 में थार पारकर जो गुजरात का हिस्सा है, हमारा एक जिला है, वो पाकिस्तान से हमने कब्जा कर लिया था। जरा इनसे पूछिए क्या इनके फूफा बैठे थे पाकिस्तान में, या जमाई जो उस जिले को इन्होंने वापस कर दी? जरा पूछिए, थार पारकर बताइए, थार पारकर को क्यों वापस किया आपने? इनको नहीं पता, झूठ इनके नस्ल में विचारधारा में मिला है। कपड़े उतर गए तो बावला रहे हैं मुन्ना अभी। चलिए इसका जवाब आप दे दीजिए। 71 में अगर 4 टुकड़े कर सकते थे तो पीओके भी तो मिला सकते थे। जो सवाल अभी खड़ा कर रहे हैं वही उस समय भी हो सकता था। देखिए, पहले समझना पड़ेगा कि 71 का युद्ध था किसका।
71 का युद्ध भारत पाकिस्तान का था ही नहीं, वो थर्ड पार्टी युद्ध था, बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने के लिए था। वो हमारा युद्ध नहीं था। हमारा पर्पस ये था कि जो बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, हमारे पड़ोसी देश में जुल्म हो रहा है, कल को उसकी आग हमारे देश में भी आएगी। उस देश को आग को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी ने स्टेप लिया, बांग्लादेश आजाद करवाया। तो पहली बात तो आज की जो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, उन दोनों को मिक्स करना ही संभव नहीं है, क्योंकि ये अपना युद्ध था, वो दूसरा युद्ध था। नहीं तो क्रेडिट लेते हैं ना मुन्ना हबीब जी, कांग्रेस क्रेडिट लेती है ना, तो फिर क्रेडिट- नहीं। और दूसरी बात, जब आप वहां पर 4 टुकड़े करना और बांग्लादेश अलग करने की बात करते हैं, तो आप पीओके मिलाने की भी बात कर लीजिए ना। पीओके तो हमारा था, ये तो कई बार कहा जा चुका है। देखिए, पीओ के युद्ध है भारत पाकिस्तान का और सीधा। किसी युद्ध के क्या इसमें हम कूद गए थे, भारत कूद गया दूसरे के युद्ध में? नहीं, कौन सी युद्ध में? नहीं, बांग्लादेश 71 वाला जो आप कह 71 रहे वाला हैं। युद्ध, हाँ। 71 वाला युद्ध में भारत जो बांग्लादेश से जो लगातार शरणार्थी इंडिया में आ रहे थे, हाँ। जो युद्ध हो रहा था, जुल्म हो रहा था, उस जुल्म को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ शांति क्यों नहीं चाहिए। भारत का हमेशा तो पीओके में भी तो यही होता है, बलूचिस्तान में भी यही होता है, जुर्म होता है, तो क्या वहां पर चले जाएंगे, अपनी बिल्कुल, सेना भेज देंगे हम? जब वो दौर आएगा तो वहां भी जाएंगे। हाँ? वो दौर आएगा, कब आएगा दौर? जैसा कहा कांग्रेस जाएगी तो वो दौर आएगा। पीओके तो कई बार कह चुका है कि भाई हमें अलग करवा लेकिन- लीजिए, हम लेकिन अलग जो होना चाहते हैं, हम भारत में मिलना ये चाहते समझ- हैं। ये अभी 10 साल से हो रहा, 10 साल से। हाँ। 10 साल पहले बात नहीं थी, अब 10 साल अच्छा, बाद 10 साल पहले पीओके हमारे लिए नहीं था नहीं, इम्पोर्टेंट। जो वहाँ पे आवाज उठ रही है, आवाज अब उठनी शुरू हुई 10 साल से। नहीं नहीं, पहले भी उठी है, कई बार उठी है। जो पीओके को हमेशा ये पीओके से आवाज उठी है कि हमें मिला लीजिए। ये सिर्फ मोस्टली आई है 10 से 12 साल के बीच में। हाँ। जी, यही नहीं है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, आलोक वसी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत तालियों के साथ हो जाए। चले आलोक जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जनता के बीच में, आज गणतंत्र दिवस है, बहुत ही देश जो है धूमधाम के साथ दिवस को मना रहा है, लेकिन इस बीच में सेना के शौर्य पर सवाल उठ जाता है। बार बार कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठता है, क्या सही है? कांग्रेस ने जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब है, इन्होंने कहा कि देश नेहरू का है हाँ। और मोदी का है। ये बिल्कुल गलत है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। बिल्कुल ये न एक तरफा ले जाते हैं। ये बीजेपी वाले देश का टुकड़ा और बेरोजगारी की बात नहीं करते। रोजगार की बात करनी चाहिए इन लोगों को। ये रोजगार की बात नहीं करते। ये ऐसे हो गए हैं निडर कि जैसे जिसका मियाँ दरोगा, उसे मियाँ उसके से डर क्या। इन लोगों का ये चीज हो चुकी है कि इन्हें डर ही नहीं है किसी चीज का। अच्छा, ये सेना के शौर्य पे जो सवाल उठाते हैं उस पर भी, जो राशिद अल्वी ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें सिर्फ छिटपुट इमारतें ही जो है वो गिरी हैं। नहीं, उसमें मान लीजिए नहीं तो क्या ये सही है? अगर इस तरह का बयान आता है तो सही है? नहीं, उसमें मेरे नहीं मुझे पता, ये इसमें आप कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, शकील अकली साहब। तो ये सेना के जो शौर्य पे बार बार सवाल उठता है, नींबू मिर्ची राफेल पे बांधी जाती है। राहुल गांधी दूसरे देश में बैठ करके कहते हैं कि आप बताइए कितने हमारे राफेल गिरे, ब्रह्मोस गिरे हैं, सेना कितने मरे, पूरी जानकारी दीजिए, वो भी दूसरे विदेशी मंच से। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हाँ। ये तो लोग अपने धोरे से जो भी कर रहा है अपने धोरे से कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। देखो, जो भी करता है अपने हिसाब से करता है, जो भी करता है, जो सरकार करती मतलब जो भी सरकार करती है वो अपने हिसाब से अपने करती हिसाब है। से काम करती है। देखो, जो भी सरकार बदलेगी वो अपने हिसाब से काम करेगी। सबका सरकार का अपना अपना सबका तरीका है। सरकार का अपना अपना तरीका है, सबका। हाँ, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम सर, हाँ। पीस पार्टी जिलाध्यक्ष गाजियाबाद। हाँ, सेना के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, मैं उनका बिल्कुल खंडन करता हूँ। जी मुन्ना हबीब हमारे जी। हाँ, देश की जो सेना है, हाँ। वो एक हमें जो है ना बॉर्डर पर हमेशा रात दिन मेहनत करती है और हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। 100-125 करोड़ देश की आवाम को इंसाफ दिलाने का काम करती है। मुखालिफ देश की आंखों में आंखें डालकर बात करती है और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है। इसलिए सरकार को, किसी भी सरकार को, ये अपनी सरकारें जो चला रहे हैं लोग, ये देश की सेना पर राजनीति ना करी जाए, स्वास्थ्य पर राजनीति करी जाए, शिक्षा पर राजनीति करी जाए, बेरोजगारी पर नहीं राजनीति तो करी मुन्ना जाए। हबीब जी आप हाँ तो कर रहे हैं, हाँ तालियां भी बजा रहे हैं, ये सवाल आप ही से है, राजनीति क्यों की जा रही है? अपने देश की बात करूंगा और एक लाइन में अपनी बात को खत्म करूंगा। फुटपाथ पे पड़ा था, बूढ़ा था एक बेचारा, सदियों से था वो भूखा, परलोक को सिधारा, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या सारे बात! जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात जय है। हिंद, जय भारत। जी, आप लोग कुछ सुनाना चाहेंगे? बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह का जो बयान आता है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि सेना पे बात उठाना बहुत गलत है। हम लोग भी मुन्ना हबीब जी, आपके लिए। 4th लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आज के डेट में पाकिस्तान हो या अमेरिका, वो सोचता है कि हिंदुस्तान पे भाई हम उंगली नहीं कर सकते। नहीं तो आज भी वो वेनेजुएला में जो ट्रंप ने किया था,
और ट्रंप ने, आपने देखा यूएस ने इराक, इसके बाद और कंट्रीज लीबिया में भी उनकी बात नहीं मानने पर उनकी राष्ट्रपति को उठा लिया। लेकिन हमारे देश को ऑयल के कारण उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन कुछ कर नहीं सके। आज वो बांग्लादेश पे प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि उनको वो आइलैंड चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन अगर कांग्रेस हमारी सेना के ऊपर बात उठा रही है, और ये भी याद दिला दूं मैं आप लोगों को कि 1962 में जो चाइना इंडिया वॉर हुआ था उसमें कांग्रेस के प्रधानमंत्री तब थे नेहरू जी, उन्होंने कहा था माय हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उनको ये लग गया था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बाहर हो जाएगा क्योंकि चाइनीज बोमदिला जो अरुणाचल प्रदेश में है 62 हाँ। वहां पर तक घुस गए थे। लेकिन हमारी आर्मी ने किसी की नहीं सुन के, आपने कहा फ्री हैंड, तब उन्होंने किसी का नहीं सुना और वहां पे पूरा हवाई एयर अटैक करके सारे चाइनीज वहां से निकल गए। तो वी आर हियर, हम लोग यहाँ आराम से हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अवर इंडियन आर्मी। तो बिग शाउट टू इंडियन आर्मी, भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल, बहुत सही। ये आपसे सवाल पूछा गया है कि सेना के ऊपर में बार बार सवाल क्यों खड़े करना। 62 का भी जिक्र हो गया है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट जा रहा था, तब सेना के ही जवानों ने पहल की थी। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि 62 में जब नॉर्थ ईस्ट जा रहा था तो युद्ध का कारण ही तो यही था कि चीन हमारे जमीन पे कब्जा न करे। लेकिन 40,000 हेक्टेयर जमीन जो चीन ने अभी कब्जा किया है, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उनको कब रोकने का काम करेंगे। बार बार वहाँ से, चाहे लद्दाख हो, चाहे वो असम का सीमा हो और अरुणाचल का सीमा हो, हाँ। वहाँ के जो सांसद है वो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते हैं, जहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी प्रधानमंत्री जी का आवास है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कानों पे जूई तक नहीं रेंगता। सवाल ये है कि आप कब जागोगे। आज 77वां गणतंत्र दिवस है। शुरुआत में मैं यही कहूंगा, शहीदों का सपना तब पूरा हुआ जब भारत स्वतंत्र हुआ। आओ आज मिलकर करें उन वीरों को सलाम जिसके कारण भारत गणतंत्र हुआ। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं मुद्दे राजनीति पे। इन्होंने कहा कि 40,000 किलोमीटर चाइना ने हमारा कब्जा कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 किलोमीटर भी नहीं कब्जा हुआ है। गलवान में हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने अपने आर्मी को विड्रॉ किया वहां से। और ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये उस समय कांग्रेसियों का राज नहीं है, जब 62 में आपके घर में घुस गया था चाइना। आज पाकिस्तान 2 दिन का मसला, 2 दिन में हमने उनके सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए। लोग चाहते थे ये लड़ाई आगे जाए, इसका कारण भी जानिए, आप आम जनता को जानना चाहिए। बीजेपी हेडक्वार्टर में आई लव यू हो रहा था। चीन के लोग नो, आप बीच में नहीं बोल सकते। आप जितनी देर बोले थे मैंने सुना है आपको। यहाँ की जनता को जानना चाहिए, सारे बड़े बड़े देश चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध लंबा खींचे। कारण कि आज की डेट में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप कहीं से भी पता कर लीजिए, भारत विश्व में सबसे तेजी से दौड़ता हुआ इकोनॉमी है। सबको पीछे पछाड़ दिया है हमने। 7.6 का ग्रोथ है हमारा, और लोगों का 2, 2.5, 3 इसके ऊपर दम तोड़ रहा है। अगर हम लड़ाई में चले जाते लंबा, तो यहाँ महंगाई भी बढ़ जाती, यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ जाती, और हमारी जो दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसको भी रुकावट लग जाता। तो नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्मता से, गहन से अध्ययन करके 2 दिन में उनके सारे वो ठिकाने ध्वस्त कर दिए हमारी सेना ने, और हम वापस आके अपनी इकोनॉमी को फिर से आगे फिर से बेहतर करने के। मैं ठीक है, आप जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ हाजिर नाज़रीन जी। से मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक राष्ट्रीय चैनल पे हैं और आज गणतंत्र दिवस का जो शुभ दिन है, कृपया करके यहाँ खड़े होकर झूठ मत बोलिए। जरा मैं इनसे पूछता हूँ, इन्होंने अभी 40,000 हेक्टेयर किलोमीटर जमीन बोला ना, 40,000 हेक्टेयर जमीन। जरा इनसे पूछिए, पेचिंग जो कि चीन की राजधानी है, पेचिंग से दिल्ली की दूरी कितनी है? मात्र 3800 किलोमीटर है। अब बताइए 40,000 हेक्टेयर किलोमीटर जो है वो कितना बन गया? मतलब ये कांग्रेस से कुछ भी बोलते हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी जी सस्ता नशा करते हैं, सारे कांग्रेस से सस्ता नशा करके घूमने लग गए। इसका जवाब आप दे दीजिए फिर मैं। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ कि सच बोलो,
और घर के अंदर झूठ की मंडी भरी है, दरवाजे पे लिखा सच बोलो। ये झूठे लोग हमें सच बोलने की नसीहत देंगे, जो देश के साथ 12 साल से लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे, वो हमें बताएंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे आप सच बोलो। बीजेपी क्वार्टर में ठीक 8 दिन पहले एक दूसरे को आई लव यू क्यों बोला जा रहा था, और सिर्फ 2 दिन के बाद चीन ने कहा कि लद्दाख का कुछ हिस्सा हमारा है। फिर बताए बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या हो रहा था, बताए बीजेपी। आज गणतंत्र दिवस है, मैं ज्यादा रगड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसियों के लिए, जिंदगी के आलम तुम ही गवाह रहना, काटी है उम्र इन्होंने पहलू बदल बदल के, चाहे तो कश्ती किनारे लगा दें, पर राहुल गांधी के नेतृत्व में डुबोने का मजा ले रहे हैं। क्या बात, आप कुछ सुना दीजिए। मुझे तो लग रहा है आज शेरो शायरी ज्यादा हो रही है। शेर व शायरी तो क्या सुना है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ हाँ। कि अभी जो मुद्दा चल रहा है ना, मुद्दे में मतलब यह है कहने का अभी भी हमारा कि कांग्रेस सरकार या कोई भी सरकार सेना को राजनीति में लाने का काम सिर्फ मोदी जी ने किया है, बीजेपी ने किया है। आज से 8 साल पहले कोई भी राजनीतिकरण सेना का होता नहीं था, आप अभ्यास में लाते नहीं थे कभी भी। गांधी ने पूछा था नरेंद्र मोदी से कि सबूत दीजिए, वो सबूत मांग रहे थे, तो सबूत दिया रक्षा मंत्री को उसमें सेना बीच में क्यों ले गए? रक्षा मंत्री सबूत मांगा है ना। नहीं, लेकिन 62 से लेकर के सुनिए जी, 62 से लेके 71 से लेके उसके पहले जितने भी युद्ध हुए उनमें कोई भी डिटेल्स जो है वो जनता के सामने रखा नहीं गया। किसी से भी कोई खुल्लम खुली चीजें जो है दूसरे विपक्षी दल ने मांगा नहीं और ना उनको दिया भी गया, और ये होता भी नहीं है। ये डेकोरम है, ये रूल्स है, ये नॉर्म्स है। तो फिर जब आपने नहीं किया तो आप यहाँ आप एज ए डिफेंस मिनिस्टर आज डिफेंस में सिंपल बोलते हैं ये प्रोटोकॉल नहीं है, हमको जानकारी देने की काबिलियत नहीं है, ना हम और ना हमारी काबिलियत की बात नहीं है, काबिलियत की बात नहीं है, दिया ही नहीं जाता है। बोलते हैं कि प्रोटोकॉल नहीं है, 62 में भी नहीं दिया गया, 71 में भी नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, तो आप बोलते हैं प्रोटोकॉल नहीं, हम नहीं देंगे जवाब, क्लियर बोलते। आप ये बताइए कि सेना के बीच में क्यों लेकर जवाब देने के लिए आप क्लियर बोलते जवाब नहीं देंगे। अरे भाई साहब, राजनेताओं की बात छोड़िए, टेलीविजन पर वहाँ के आतंकवादी कह रहे हैं कि हम तो बच गए, अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो जिस तरीके से भारतीय सेना यहाँ घुसी थी नेस्त नाबूद कर देती सबको। मसूद अजहर ने कहा, मसूद अजहर ने इस बात का जिक्र किया। देखिए एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ कांग्रेस के लिए। मुन्ना हबीब जी इशाद करिएगा। नहीं, मैं पहले इशाद करवा दूं, इशाद करिए, इशाद कर दीजिए एक बार। मैं कह रहा हूँ नहीं, इरशाद तब कर दीजिए एक बार, फोन को ऑफ करे, उसके बाद शेर कह दो। शेरो शायरी में चलिए। उनकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, और दिल की मुट्ठी को करेदा तो कुछ नए फसाने निकले, और जो शहर में कर रहा था सांप के कांटे का इलाज, जब उसके तहखाने को टटोले तो सांपों के खजाने निकले। यही वो लोग हैं जो आतंकवाद को देश में पालते हैं। आज ये कह रहे हैं सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। जब भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है, तब ये कहते हैं चिड़िया मारी गई थी, कौवे मारे गए थे। आज भारतीय सेना ने घुस के ब्रह्मोस ठोक दिया, रफेल ने उड़ा दिया न जाने कितने पाकिस्तानी बंकरों को। तो ये कह रहे हैं कि कुछ जो है सिर्फ इमारतें गिरी है। एक बात और, 60 साल तक भारत ने सिंधु नदी को जो है पाकिस्तान की तरफ मोड़ के रखा, उनको लगातार पानी पिलाया। ये पहली सेना है, ये पहली सरकार है जिसने की सिंधु का जल रोका। क्या इससे पहले ये नहीं कर सकते थे? ये पाकिस्तान को पालने वाले लोग हैं। जी, इसका जवाब दीजिए हसीना सिंह। देश की इन्होंने शेर के साथ शुरुआत की। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। और याद रखना, अगर ऐसी जहनियत रही तो न इस देश में अबुल कलाम होगा, न इस देश में अशफाकुल्लाह खान होगा, न इस देश में कोई वैज्ञानिक होंगे। कांग्रेस पार्टी ने लहू से देश को सींचा है। आज उन पे सवाल खड़े कर रहे, अभी तक इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि आखिर युद्ध विराम हुआ क्यों, जब सेना हमारी सक्षम थी, जब हमारी सेना सक्षम थी, तो
युद्ध विराम क्यों हुआ? इन्होंने ये गलवान घाटी का है। मैं सवाल का जवाब सुनिए, नहीं ये कलाम जी का कलाम आपने जो साहब नाम का लिया। नाम लिया ना इन्होंने, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कलाम साहब की आज ये महला जप रहे हैं, जरा इनसे पूछिए जब कलाम साहब को एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था तो आपने काहे उनका विरोध किया था, काहे उनको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति नहीं बने? जवाब दे दीजिए इसका। सवाल है, मैं तो पहले ही कहा कि झूठ बोलने वाले लोग हैं। अच्छा, नहीं किया था? नहीं, जिनकी विचारधारा झूठ पे हो। सवाल ये किया था या नहीं किया था? कभी भी किसी भी राष्ट्रपति का विरोध नहीं किया। एक प्रोटोकॉल होता है। वो बोल रहे हैं जब उनको पुरस्कार अवार्ड दिया जा रहा था तो उसका इनको पूछिए डाटा कहाँ है, ये झूठ में झूठ। इनको पूछिए डाटा कहाँ है, या गूगल पे दिखाए कांग्रेस ने कहा विरोध किया। झूठ यहाँ भी। अरे देश के जनता को तो बेवकूफ बना ही रहे हो, दर्शकों को तो बेवकूफ बना रहे हो। क्या कलाम साहब निर्विरोध राष्ट्रपति चुनेगा? इन्होंने उम्मीदवार क्या मतलब होता है? विपक्ष का भी एक कैंडिडेट होता है, निर्विरोध का क्या मतलब होता है? ना जी के लिए सवाल, कांग्रेस के लिए सवाल है। भाई मैं तो उनके लिए कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं तो मैंने उनके तो लिए कहना चाहता हूँ जो मेरे देश की उठाया भी तो आप ही की तरफ से जाता है ना। देश की आर्मी पे जो सवाल है निशान उठा रहे हैं। हाँ भाई, पीस पार्टी को तो बड़ा फक्र कौन है। उठा रहा है, कौन उठा रहा है? ये तो जनता तय नहीं, करेगी। आप बताइए ना। हाँ देखिए, मैं तो ये पीस पार्टी के प्रवक्ता जनता के बीच में आप बताइए ना कौन उठा रहा है? हाँ देखिए, बार बार एक बात आती है कि देखिए यहाँ पर सेना पे सवाल उठाया, भी जिन्होंने सवाल उठाया, जिन्होंने में उनको तो किसने आपका उठाया? ढाएंगे, चार मेहनत तो करके पार्टियां हैं कचहरी में गिन चुन लगेगा। करके देश में, चार तो पार्टियां हैं देश में गिन चुन करके, किसने उठाया ये तो बताइए। हाँ, कौन उठा रहा है सवाल? भाई अगर मैंने नाम ले दिया कि उसने उठाया तो ईडी तुरंत पहुंच जाएगी उसके पास। तो भाई ईडी को नहीं पहुंचवाने कुछ देना गलत चाहते। कर रखा है क्या? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैंने कहा नहीं, तो कांग्रेस क्या ईडी भेजेगी? नहीं, कांग्रेस- सत्ता में नहीं है सर, नहीं भेज सुन पाएगी। लीजिए, नहीं मैंने इस बात को नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर मैंने नाम ले दिया तो जिसका नाम लिया उसके पास ईडी पहुंच जाएगी। अच्छा। ऐसा नहीं भाई, देश के अंदर सबको एक साथ रहने का अधिकार सेना है। पर सवाल, ईडी पर सवाल, सीबीआई पे सवाल, सब पे सवाल उठ रहे हैं आजकल। किसी पे भरोसा नहीं रहा है अपोजिशन को। देखिए, मैं दोनों ही पार्टियों को बराबर सुन रही हूँ, दोनों क्यों तीनों पार्टियों को बराबर सुन रही हूँ। देखिए, एक बहुत महीन सी लकीर है जहाँ पर आप इधर या उधर हो जाते हैं और आपका जो बयान है वो कहीं ना कहीं देश के विरोध में चला जाता है। जब आपके ये बयान कहीं बाहर देश में जाते हैं तो आप सरकार का विरोध करते करते कहीं वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं और वो लाइन जो है वो कहीं ना कहीं देश के विरोध में जाती बिल्कुल, है। आप आगे बोलिएगा थोड़ा सा। मुनाबिब जी, माफी चाहूंगी, बार बार राहुल गांधी आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए, नहीं, बार बार राहुल गांधी विदेशों में जाके वही बयान देते हैं। और सुनिए, आ रही हो आप लोग के पास आ रही हो। हाँ, जब बात चाइना की होती है, गलवान की बात होती है कि गलवान में कब्जा कर लिया या सेना के ऊपर आ गए, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो बयान होते हैं ना, वो सेना का भी अपमान है और सेना का भी जो मानसिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने वाली बात है कि सेना के रहते वहाँ पे कितने जवानों ने अपनी शहादत दी है। गलवान में जब अटैक हो रहा था हमने सबने देखा कि वहाँ पे कितनी शहादत दी है। तो ये कहना कि चाइना आ गया, कब्जा कर लिया और हमारी सेना क्या सो रही थी वहाँ पे? हमारी सेना सो नहीं रही थी। और रही बात, मैं जब ट्रम्प की बात करें, सभी दोनों ने कहा कि हाजिर हसीम जी आपके लिए ट्रम्प की बात। हाँ, ट्रम्प की गलपैया हो रही थी। मैं कह रही हूँ कि भारत की जो भारत का जो एक तरीका है बात करने का या पड़ोसी देशों से या संसार में विश्व में देशों से संपर्क बना के रखने का, तो कहीं ना कहीं हम पहले कोशिश करते हैं कि रिश्ते सुधरे। हाँ। लेकिन अगर अगला अड़ियल अगला अड़ियल ही है तो वो कैसे मानेगा? अड़ियल रवैया अपनाते हैं। और रही बात, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि आज भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया कि अमेरिका जैसी महाशक्ति बार बार भारत को अपने केंद्र में लेकर के बात करती है। बिल्कुल, क्या रशिया जरूरत है? भारत तो बहुत छोटा सा है, बहुत गरीब है, बेरोजगार है, कुछ नहीं है, मरा गुजरा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसे ट्रम्प को भारत के ऊपर से क्या ऐसी दिक्कत है भाई? क्यों बार बार? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। हाँ, किरण जी देखिए, अभी हमारी अपनी बहन ने जो बात कही, हम ट्रम्प के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, जब पहलगांव की घटना के बाद हम ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले रहे थे, पाकिस्तान के आतंकी जो संगठन है उनके ठिकानों पर बमबारी कर रहे थे। इकलौता भारत अपने मजबूती के साथ लड़ रहा था, लेकिन जो देश हम लोगों का फायदा उठा रहे थे उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। क्या वजह थी उन देशों की कि उन देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया? तुर्की का जिक्र कर रहे हैं। मैं तो तुर्की का क्या, अमेरिका का भी जिक्र कर रहा हूँ, चीन का भी जिक्र कर रहा हूँ। बहुत सारे यही बात है ना, सवाल उस वक्त में हाजिर नाज़िम जी, सवाल उस वक्त में यही तो उठाना, सवाल तो यही उठाना कि देखे उनके मुश्किल वक्त में भारत ने साथ दिया, लेकिन धर्म उनके लिए इतना महान हो गया कि दोस्ती तक को भूल गए। तुर्की तो इसी में काउंट होता है। किरण जी देखिए, मैंने अमेरिका की भी बात करी, मैंने चीन की भी बात करी, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा था।
और तुर्की भी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि किसी देश ने हमें रोका भी नहीं। हाँ देखिए भी, तो उसको भी तो लीजिए ना सकारात्मक तौर पर। भी मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। इसीलिए हमने 140 करोड़ की आबादी और सभी पार्टियों ने मुल्क के वजीर आजम के साथ खड़ी हो गई थी कि पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दो। हम चाहते थे कि जो हमारे 26 भारतीय जिनकी हत्या करी उन आतंकियों ने, हमारे दिलों में आग लगी हुई थी। हम चाहते थे बदला हो, हम चाहते थे कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाए जो हमारी हमने औकात नहीं दिखाई, हमने औकात नहीं दिखाई। अच्छा बताइए ना, हमने औकात दिखाई या नहीं दिखाई? हमारा आतंक के खिलाफ लड़ाई है भाई, देश के खिलाफ थोड़ी ना है। जल्दी से मैं आ रही हूँ, सूर्या जी आपके पास। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री, हमारी बात थोड़ी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैं इनको कहता हूं कि वो राहुल नहीं आंधी है, वो देश का दूसरा गांधी है। अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना ही होता तो 2004 और 2009 में कांग्रेस की सरकार थी और किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोक ले। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनना मैं कह रहा हूँ, देश की जनता जिस तरीके से आज परेशान है, देश के युवा परेशान है, देश के व्यापारी परेशान है, और देश की जो समस्या है उसके लिए मैं हमेशा से खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। कांग्रेस वाले बराबर आजकल हम लोगों का कॉपी करते हैं। जब हम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, अरे भाई एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नस फट जाएगा, अस्पताल चले जाइएगा, शांत हो जाइए। आपके डॉक्टर अयूब याद है, जोर से बोलने से नहीं होगा, झूठ सच नहीं हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, जब हम कॉलेज के विद्यार्थी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो हम लोग उस समय नारा लगाते थे, अटल नहीं ये आंधी है, नए युग का गांधी है। कि राहुल गांधी को नए युग का गांधी बता रहे हैं। कौन से खानदान के गांधी हैं? हाँ, कौन से? हाँ, ये कौन से खानदान के गांधी हैं? चलिए तो बताओ ना। अब दूसरी बात, अभी ये पीस पार्टी वाले, अभी ये पीस पार्टी वाले बहुत उछल कूद कर रहे थे, हम ऐसे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम आ जाएंगे। पीस पार्टी, दंगा पार्टी, ऊपर पार्टी, नीचे पार्टी, उलूल पार्टी, जुलूल पार्टी, पार्टी सब है कौन? कहाँ है इसकी जनता में पैठ? कहाँ है इसकी जनता में पैठ? कौन जनता इसको जानती है? और रही राहुल गांधी की बात, तो मुन्ना आलम जी बहुत दिन से इंतजार, मुन्ना हबीब जी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि हम इनके टीम का सेंचुरी कब लगेगा। 96 बार हार चुके हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में। आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से इनका सेंचुरी भी जल्दी पूरा होने वाला है। चलिए मैं अरे किरण जी देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि पीस पार्टी कहाँ है। भाई शायद मुझे लगता है आप गोरखपुर नहीं गए। आप गोरखपुर का इतिहास उठा के देख लेना। 2018 के अंदर उपचुनाव के अंदर लोकसभा की सीट पीस पार्टी ने इनके हाथों से छीन ली थी और परवीन निषाद जी को वहां का लोकसभा का सांसद बना दिया था। शायद ये इतिहास भूल गए पीस पार्टी का। ये वही पीस पार्टी है जहां पे 2012 के अंदर उत्तर प्रदेश की 5वीं बड़ी पार्टी बनी थी और ये शायद पीस पार्टी का चले कम नहीं, लेकिन आलोक जी कम नहीं, किसी पार्टी को आंकना चाहिए, किंग मेकर भी बन सकता है। आ रही हूँ सूर्या जी आपके पास। देखिए लगातार दोनों के दोनों, चाहे मेरे हाजी नाजिम जी हो, चाहे मुन्ना हबीब जी हो, कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लंबे लंबे कसीदे पड़े, लेकिन आज धन्यवाद नहीं कर रहे हैं भारत सरकार का कि उनको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी जी को इतना इनको नहीं पता, या इनको जानबूझ के ये उनका सम्मान ये मंच से नहीं कर रहा है। इनको धन्यवाद करना चाहिए। नहीं, लेकिन इससे पहले जानता कौन था बताइए? नहीं, जानने की बात, जानता कौन था? मौका मिला ना कि लोग जाने उनको। सवाल ये है कि इनके मध्य प्रदेश शासन का, इनको कहीं चुप रह गए, इनका बहुत फूक निकलता बाहर। सवाल ये है कि इनके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कही। इन पे इनका क्या कहना है? जो देश के वीर जवान के लिए इन्होंने इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया, उसके लिए आज तक इसने माफी नहीं मांगी। सरकार ने गोल्ड मेडल दिया, अरे काम है उसका, गोल्ड मेडल लेकर के रहेगी, क्योंकि काम किया ऐसा सेना अध्यक्ष ने बोला। और आज स्थिति ये है कि सेना घर में घुस के मार रही है और इनके पेटों में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान को पालते थे और जो आदमी जिसको पालता है यदि उसका संघार होता है। चलिए पाकिस्तान से क्या आ गया कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम क्या कांग्रेस नहीं कर रही है? अरे हम विपक्ष बहुत मजबूत है, ये देखो हमारे डोले, और संसद में बैठ के कई राज इसके खोले। चलिए ये, लेकिन मुझे लग रहा है विपक्ष की मजबूती या ऑक्सीजन, वक्त की बहुत कमी है, वक्त की। बिल्कुल हाँ, देखिए मेरे देश की आर्मी पे हम लोगों को बड़ा फक्र है
और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। लेकिन आज जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम इतने ट्रिलियन पहुंच गए, तो 2000 वो ये बता दीजिए आपने 2014 से 2025 के बीच में आपने कितने करोड़ लोगों को चलेगा। नेक्स्ट टाइम जब हम कल करेंगे इसी हमारे खास शो में चर्चा और बातचीत, तो ये सवाल भी हम जरूर उठाएंगे। लेकिन मेरा एक बात मेरी यहाँ पर ये कहना है मुझे कि अगर विपक्ष इतना मजबूत और डोले इतने मजबूत हैं तो ऑक्सीजन पाकिस्तान को ना दे, ऑक्सीजन दे तो वो भारत के सैनिकों को दे, भारत के लोगों को दे। और उतनी मजबूती ऑपोजिशन में भी होनी चाहिए और सरकार के खिलाफ रहना भी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र है। इसी के साथ हम अपने इस खास शो की जो है यहाँ पर समापन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ समापन हो जाए। मुद्दा गरम है का रुक रहे छोटे से ब्रेक ले। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।